ने वो देखा बेटा असाइनमेंट? सोल की तो मैं बात बोल ही नहीं रही हूँ, अभी मैंने बोला देखा कितने बच्चों ने, देखा भी 3 बच्चों ने। क्या चाटे मारूंगे मैं तुम लोगों को, बताना थोड़ा सा। हम देख तो हम अभी लेते हैं, इसमें देखने में क्या है। ठीक है, तो ऐसे मत करा करो, जो देती हूँ प्लीज उसको सीरियसली ले लिया करो ना। मैं तुम्हें ज्यादा काम दे देती हूँ क्या है? ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने। ठीक है, तो प्लीज उसको करना अटेम्प्ट। आज वाला जो होगा ना उसका भी मैं बना के दूंगी, लेकिन आज तो नहीं बना के दूंगी, कल तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। असाइनमेंट। ठीक है, आज मैं नोट्स शेयर कर दूंगी अपना बचा हुआ। अभी तो शायद मैं कल तुम लोग टेस्ट दोगे तो उसकी प्रिपरेशन करोगे, आई नो दैट। तो मैं इसको नोट्स भेज दूंगी, और जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैं अलग से भेज दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग कर पाओ। ठीक है, चलो करें फिर स्टार्ट। देखो, एक बार फटाफट से ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। एंड ये चैप्टर जब आप लोग वो करेंगे ना, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सच बता रही हूँ, अगर आपने क्लासेस अटेंड की है ना, सीरियसली मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हैं, ट्रस्ट मी आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने लगेंगे। 80% क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से प्रीवियस ईयर के बना लोगे। ठीक है, तो अगर जब आप करना शुरू कर, हो सकता है कुछ बच्चों ने तो करने भी शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किए हैं प्लीज करना चालू करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ये वाला सीन है। कल का टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, कल का टेस्ट तुम्हारा 3 घंटे का होगा, उसका टेस्ट दे लो, फिर उसके बाद इस पे दोबारा से आ जाना जो भी तुम्हारा पेंडिंग है। तो अभी तक देखा जाए तो तुम्हारे केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर कवर हो गए हैं? एक तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक सॉल्यूशन भी, ये भी लगा लो कि ऑलमोस्ट जो है कवर हो ही गया है। इसके आप क्वेश्चंस लगाने शुरू कर सकते हैं। प्रायोरिटी आपको पता ही है पहले क्या होनी चाहिए आप लोगों के, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और मॉड्यूल के क्वेश्चन। इतने में ही आपको इतना टाइम चला जाएगा कि आपको कोई और बुक करने का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो प्रायोरिटी शुड बी पीवाईक्यूज प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस। ठीक है, आप खुद देखेंगे मॉड्यूल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपने कर भी लिए होंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात सारे के सारे? यस तो मैम। तो भी आपको करना है, तो अपने बेसिकली फिजिकल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक का पार्ट शुरू करेंगे। और मैंने शायद आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था क्या बच्चों, कि जब तुम्हारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी ना, तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है अपना 11th का बैकलॉग क्लियर करने का। मैंने बताया था शायद पहले, ये नहीं बताया तो प्लीज अभी सुन लो। जब तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट होगा, इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा तुम लोगों का आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स, दैट विल बी योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और तुम्हें पता है इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगी तो उसमें थ्योरेटिकली आता है, न्यूमेरिकल तो नहीं आता है ना, न्यूमेरिकल तो नहीं बनता उसमें से। ठीक है, तो वो उस टाइम पे तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि थोड़ा सा टाइम चुरा के तुम लोग 11th के टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है अभी तुम्हारा ग्रेड 11 एफएसटी हो रहा है ना, इसके बाद चंक्स में तुम्हें चैप्टर मिलेंगे कि ग्रेड 11 का तुम्हारा 50% या 40 या 30% इतना इतना आएगा, फिर 12th का जितना हो गया उतना उतना आएगा। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा 11 तुम करने लगोगे, प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा कि हाँ इसका टेस्ट हो रहा है, इस चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा कि तुम लोगों को करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यही रीजन है कि 11th के टेस्ट जो है तुम्हारे यहाँ पे लिए जाएंगे संडे में। टेस्टिंग प्लानर तुम लोगों के पास टेस्टिंग प्लानर तुम लोगों के पास ऑलरेडी आ गया है ना, तो वो उसको अपने पास ही रखो और उसमें जो जो टेस्ट होते हैं देख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे स्टार्ट करती हूँ मेरा बेटा। तो हम लोग जो है कल क्या कर रहे थे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड ये वाला सारा मैंने कवर करा दिया है। कैटलिस्ट वाला टॉपिक है वो आज कवर हो जाएगा। कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादा, फिर भी मैं आप लोगों को एक क्लास में 20-30 मिनट्स लेके करा दूंगी। कोलिजन थ्योरी से एक बार एडवांस का क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, तो मैं वो करा दूंगी आप। ठीक है,
एक बार फटाफट से रिकैप कर ले मेरा बेटा, क्योंकि मुझे Yes. याद है जब लास्ट में मैं छोड़ के गई थी तो तुम्हें मैंने कहा था ये फार्मूला कर लेना, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊँ। ठीक है, तो अपन आरेनियस इक्वेशन की बात कर रहे थे। जितने भी बच्चे ज्वाइन किए ना, आप लोगों का जो लास्ट वाला अगर लेक्चर रह गया है तो प्लीज उसको आप देख जरूर लेना। ठीक है, तो आरेनियस इक्वेशन अपनी क्या थी मेरा बेटा? K is equal to AE power minus ERT. Minus EA upon RT. ठीक है, क्या था? K इज इक्वल टू A e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, आपको क्या है, एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। K क्या है, A क्या है ना, EA क्या है, R क्या है, TA क्या है, ये पूरी टर्म क्या दिखाती है। ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट द आरेनियस इक्वेशन। K क्या था मेरा बेटा अपना पास? K Ma'am, rate constant. Rate constant. वेरी गुड, रेट कांस्टेंट था। ठीक है, अच्छा A क्या था? आरेनियस फैक्टर था। Arrhenius factor. कोलिजन फैक्टर भी बोलते थे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते थे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते थे। मैं अभी फिलहाल एक ही लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या था तुम्हारा? Activation energy. वेरी गुड। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थी, है ना, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, वही तुम्हारी क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब वो जूल पर मोल में पूछ सकता है, किलो जूल पर मोल में पूछ सकता है, कैलोरी पर मोल में पूछ सकता है, और जिसके भी टर्म्स में वो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें आर की वैल्यू लेनी है। अगर जूल में है उसकी एनर्जी तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है मेरा बच्चा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर किलो जूल में पूछेगा तो 1000 से डिवाइड कर देना। अगर कैलोरी में पूछा है तो आर की वैल्यू क्या ले लेना? 2 ले लेना। Yes, ma'am. ठीक है ना, इतनी बात क्लियर थी। अच्छा, जो अपना टी था वो क्या था? टी टेम्परेचर था। In Kelvin, ma'am. यस, टी क्या था? टेम्परेचर था, लेकिन ध्यान रखना था टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। ठीक है, ये वाली चीजें थी, है ना जी। अच्छा, उसके बाद ये वाला पूरा टर्म भी मैंने बताया था, e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT को मैंने क्या बोला था? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मान लो तुम्हारे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से सिर्फ ये लगा लो 30 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके पास, जिनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर है या फिर उनसे ज्यादा है, वही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। ओके, और उसके अलावा मैंने क्या बताया था? जो ए की यूनिट है वही किसकी, मतलब जो के की यूनिट होगी वही सेम किसकी यूनिट होगी? ए की यूनिट होगी। बिकॉज EA बाय RT क्या होता है? कोई यूनिट नहीं हुआ होती थी, उसकी कैंसिल आउट हो जाती थी, है ना, यूनिट है वो EA बाय Yes, RT। ma'am. तो यानी कि जो भी K की यूनिट होगी, K हैज सेम यूनिट्स ऑफ A। ठीक है मेरा बेटा, तो ये भी आपको क्या करना था? ध्यान रखना था। उसके अलावा अपन ने क्या किया था? ln की फॉर्म देखी थी, है ना, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT, लोग की टर्म्स में भी देखा था। अपन ने ग्राफ भी प्लॉट किया था, याद करो, ln K वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, है ना। Yes, अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था log K वर्सेस 1/t, एंड दोनों के केस में आप लोगों को स्लोप पता होना चाहिए था। ठीक है, फिर अपन ने बोला था कि अगर मान लो कि तुम्हारा लेट्स से कि रिएक्शन है T1 टेम्परेचर पे हो रही है एंड करस्पॉन्डिंग उसका रेट कांस्टेंट K1 है, और सेम रिएक्शन अगर T2 टेम्परेचर पे हो रही है तो K2 उसका रेट कांस्टेंट है, तो उस फॉर्म में लोग वाला निकल के आया था। याद करो, लोग वाला आपका इक्वेशन निकल के आया था, लोग K2 बाय K, मैं लिख देती हूँ, लोग K2 बाय K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, नहीं 1 बाय T2 माइनस T1। Yes, ma'am. बाहर मैंने माइनस लगाया, अगर आप आगे जो है प्लस लगाते हैं तो अंदर हो जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो ये लोग वाली फॉर्म भी क्या करनी थी आपको? ध्यान में रखनी थी। ठीक है जी, बोलो। Yes, अच्छा, इसके अलावा तुम मुझे सोच के बताओ, अगर तुम्हारी मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं यहाँ पे करती हूँ नेक्स्ट पेज पे, अभी मैं ये ग्राफ भी बताऊंगी तुम्हें। देखो,
अगर मैं बात करूं मेरा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी, जो सिंगल स्टेप में ही हो जाएगी। आई होप जो बच्चे ज्वाइन किए मेरा बेटा, आप लोगों ने ये लेक्चर जरूर देखा हो, है ना, तो आपको तभी बेनिफिट मिलेगा इस लेक्चर का बेटा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन आपको पता ही है, जो एक स्टेप में हो जाती है, राइट। अगर एक स्टेप में हो जाती है तो मैं बोल सकती हूँ क्या एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एक्टिव एलिमेंट्री रिएक्शन? बताओ। यस मैम। मैम ठीक बात है ना। अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में हो रही है तो आप हाँ बोल सकते हो कि हाँ मैम एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी। अच्छा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या 1/T1 माइनस 1/T2 ग्रेटर देन 0 होगा। भूल गए क्या? अभी मैंने लिखा था ना, ये देखो। अगर मैं बाहर मान लो प्लस ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा ना, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, T2 ग्रेटर देन होगा ना T1। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो 1/T1 माइनस 1/T2 ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो क्या होगा, K2 भी ज्यादा होने वाला है K1 से, यस और नो? यस तो यानी कि कहने का क्या मतलब है मेरा, सिर्फ ये कराने का यही मतलब है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जो मैं आज तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट बताने वाली हूँ, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इट मींस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से तुम्हारा रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है मेरा बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यही सेम बात को जो है मैक्सवेल ने अपने कर्व के अकॉर्डिंग भी, कर्व को ड्रॉ करके भी बताया था। ठीक है, जो ये कर्व है मेरा बेटा वो किस किस के बीच में ड्रॉ किया गया था, ये जो कर्व तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में प्लॉट किया गया था, देख रहे हो। इसमें क्या है देखो, जो ये वाला ग्राफ आया हुआ है ना, मैं यहाँ पे अलग से दिखा देती हूँ, ये T1 के लिए है, ये T2 टेम्परेचर के लिए है। देख पा रहे हो, जब टेम्परेचर T1 था तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आया हुआ है जो आपको येलो वाला दिख रहा है, और जब आपने टेम्परेचर T2 कर दिया तो जो ये ग्राफ है वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेटा ध्यान से देखो, अब क्या है ना, इन्होंने ये वाला जो पार्ट है, मैक्सवेल ने जो ये ग्राफ दिया था, किसी हो सकता है ना किसी भी रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया हो, अब हर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम तो होगी नहीं, अलग अलग होगी। तो इन्होंने जिस भी रिएक्शन के लिए दिया था तो इन्होंने क्या कर लिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट, ये इसको कंसिडर कर लिया। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सुनना, जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके पास एनर्जी या तो इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी तो ही क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करती हूँ T1 टेम्परेचर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, T1 टेम्परेचर पे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब इतनी है या इससे ज्यादा है, सिर्फ यही वाले मॉलिक्यूल हैं। कैन यू सी दैट? यस मैम। है ना, ध्यान रखना, प्रोवाइडेड T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अच्छा, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेट से तुम ये बोल दो कि मैम 10 डिग्री से राइज कर दिया, ठीक है, तो एक बात बताओ, कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एनर्जी जो है इससे ज्यादा है? ये वाले सारे, रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये देखो ये वाले, ये देखो ये वाले पूरा, हाँ ये ना, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे लेबलिंग करनी हो तो A B C D, तो जब आपने T2 टेम्परेचर कर दिया तो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनके पास एनर्जी जो है इससे ज्यादा है।
ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है ABCD। और जब टेम्परेचर कम है तो मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ EF, तो सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर मॉलिक्यूल्स है। बोलो EFCD। तो आप क्या देख रहे हो मेरा बेटा, जब आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया है, वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। देख पा रहे हो ना, T2 टेम्परेचर किया तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और जब T1 टेम्परेचर था, जो सिर्फ व्हाइट वाला मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज EFDC, इतने ही मॉलिक्यूल्स थे। तो यानी कि ये मैक्सवेल ने अपने कर्व के हिसाब से भी बता दिया था। और याद करो, जब मैंने तुम्हें लास्ट में एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला बताया था, मैंने क्या कहा था, जब तुम 10 डिग्री से राइज करते हो टेम्परेचर को, तो अब तुम्हारा रेट ऑफ फ्रिक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ यही है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो तुम्हारा रेट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तुम्हारे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। देख पा रहे हो? ठीक है, जब मैं तुम्हें कोलिजन थ्योरी करवाऊंगी ना, दोबारा ये ग्राफ लेके आऊंगी, तुम देख पा रहे हो क्या? जब तुमने इधर आओ, जब टेम्परेचर T1 था, माना कि देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर T1 पे ज्यादा है, देख रहे हो? जब टेम्परेचर T2 है, ये देखो, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कंपैरेटिवली कम है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि भैया, अगर मान ले तुम्हारे मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 70, ध्यान से सुनना, 70 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, 70 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास ये वाली स्पीड है, लेट से, ठीक है, तो 30 बेशक 30 मॉलिक्यूल हो, लेकिन उनके पास क्या होने चाहिए, जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, बेशक वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, कम। ठीक है जी, ये वाली बात ठीक है। यस। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब मैं आप लोगों को कोलिजन थ्योरी कराऊंगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर तुम्हारे पास मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि मैम वो 100 के 100 आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं। 100 में से बहुत कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराएंगे। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती थी? पहली चीज कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने चाहिए, याद करो लास्ट क्लास। दूसरी क्या चीज मैटर करती है, दूसरी ये चीज मैटर करती है कि क्या जो वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है, क्या इतनी एनर्जी भी है क्या? अगर है तो ठीक है, वो पास हो गए। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है जो कि मैं कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करूंगी, आरेनियस ने वो नहीं बताया था, दैट इज ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, ये दो बातें तो ठीक है, कोलाइड करके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बट क्या वो प्रॉपर ओरिएंटेड भी है तो ही वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है जी, ओके, जल्दी से बता दो यस मैम। बाकी बच्चे। पढ़ा है लास्ट वाला लेक्चर तो समझ पा रहे होगे मैम क्या बोल रही हैं आप। ठीक है, जल्दी से। सुजल आप थे लास्ट क्लास में? सुजल, आर्यन, कार्तिक, ठीक है, यस। ठीक है, दीक्षांत, अभिषेक तो शायद में भी नहीं थे, लावण्य, लावण्य आपने लेक्चर देख के आए हो आप, जो करवाया था मैंने? लावण्य, मैम अभी देखा नहीं, अभी इसके बाद देखूंगी शाम के टाइम। फिर आपको समझ कैसे आएगा बेटा? मैम टाइम नहीं लगा, थोड़ा बिजी से हो गया तो सब। अच्छा, ठीक है, चले, क्रिश हो गया, कृष्णा, यस मैम। चलो अब पता चलेगा कितना हो गया, अभी तो तुम हाँ भर रहे हो। ये क्वेश्चन करो।
हाँ, ये क्वेश्चन करो, कैसे करोगे? आप लोगों ने नहीं किया ये वाला? मैंने कहा था एक बार ट्राई करना। आप लोगों ने नहीं किया क्या? जो भी थे लास्ट क्लास में, 16 बच्चे थे। सोचो कैसे करोगे। आयुष आप बताओ बेटा। ट्राई करो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, ट्राई करो। इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी वाला। अच्छा, वो वाला फॉर्मूला लगाया तुमने, ठीक है। पहले पढ़ो दिया क्या हुआ है। टू रिएक्शन से R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी जो दी हुई है तुम्हें, ओके, ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं R1 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, कितने से एक्सीड कर रही है? बाय 10 किलो जूल, यानी कि EA2 प्लस 10 किलो जूल, मतलब 10 इंटू 10 इज टू द पावर 3 जूल पर मोल। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इफ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन R1 एंड R2, आपको बताना है ln K2 बाय K1। करिए, बताओ भाई क्या होगा इसका। बच्चों प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार डेली डेली आप लोगों को मैं बोलती हूँ पढ़ लो पढ़ लो, है ना? गलत बात है ना, आप लोग क्लास वाले क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, इट मीन्स आप PYQ को तो हाथ भी नहीं लगा रहे हो। फिर ऐसे नहीं काम चलेगा, फिर स्कोर ही नहीं आएगा। हाँ दिव्यांश बता बेटा। सी आ रहा है क्या? कैसे किया है? देखो आपको ये दिया हुआ, इतना सबको समझ में आ गया था क्या? ये दिया हुआ है यस टू मैम। रिएक्शंस है जिनका आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्टिव, मैंने मान लिया R1 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी है EA1 जो एक्सीड कर रही है। ठीक है, कितने से कर रही है? 10 किलो जूल से कर रही है। ठीक है, उसके बाद नहीं देखा? अरे भाई तुम लेक्चर देख के आया करो, वरना तो क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। तो अब क्या होगा, इधर देखो, फॉर्मूला क्या होता है? K1 इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA1 बाय RT, है ना, यस मैम। बिकॉज A इज सेम। K2 क्या हो जाएगा? A e रेज टू द पावर माइनस EA2 बाय RT। ठीक है जी, मानते हो या नहीं मानते हो? अब क्या करूं, दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देती हूँ। तो K2 बाय K1 क्या हो जाएगा? A तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? E माइनस EA2 बाय RT ई रेज टू द पावर माइनस EA1 बाय RT। तो ये क्या बन जाएगा? कर दो बस इसको सोल्व। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ गया, चल। तो यस मैम। मैं एक बार पूरा यस सॉल्व मैम। कर देती हूँ। तो K2 बाय K1 क्या आ जाएगा? E माइनस EA2 प्लस EA1 बाय RT। RT। अब क्या करना है आपको, ध्यान दो, जो बोला है ना उसने उस टर्म में निकालो, ln निकाल, मतलब ln K2 बाय K1 निकालो तो दोनों तरफ ln ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? EA1 माइनस EA2 बाय RT। अब EA1 तुम्हें दिया ही हुआ है, EA2 प्लस 10 इंटू 1000 जूल पर मोल। ठीक है, माइनस EA2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और RT दिया हुआ है क्या कुछ इन्होंने? टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है 300 केल्विन, और R क्या लोगे आप फिर? जूल में ले लेना, 8.314। ठीक है जी, यस मैम। 8.314। अब मैंने आपको याद करो एक चीज और भी बताई थी, 8.314 को तुम क्या ले सकते हो? 25/3 भी ले सकते हो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो तुम्हारा बहुत सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज 4। ठीक है जी, क्रिश आ यस गया मैम। क्या? क्रिश आया आंसर? आ गया माइक मैम। अनम्यूट करके, हाँ माइक अनम्यूट करके बोलो, सही लगेगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे।
बस मुझे ये बता देना निकालना क्या है इसमें, कर तो तुम लोगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालनी। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास इनफ एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर पाए। क्या था वो टर्म, कोई मुझे बताएगा वो टर्म क्या था? E की पावर E माइनस RT, सॉरी Very A अपॉन RT। ठीक है, e raised to the power minus a by rt, this is your fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy। यही था अपने पास। अब यही तुम्हें यानी कि तुम्हें बोला हुआ है ये निकालने के लिए, कंपेयर करो, x क्या हो जाएगा e a by rt, यही तो निकालना है ना। उन्होंने कहा e की पावर माइनस एक्स है, तो मैंने क्या किया कंपेयर कर दिया। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, सारी चीजें दे रखी है। 80.9 इंटू 1000 कर देना, बिकॉज जूल में आपको आर की वैल्यू दी हुई है, और जो आर की वैल्यू उसने दे रखी है ना एग्जामिनर ने, वही लिखना, कहीं अपने मर्जी के लिख के आ जाओ, ठीक है। अच्छा नहीं दे रखी तो फिर 8.314 ले सकते हो। आर कितना दिया हुआ है 8.31 दिया हुआ है मेरा बेटा, जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 700 केल्विन दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको ना इसमें वो नहीं ले सकते हो, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो, अदरवाइज आंसर जो है वो गलत आएगा। मैम 13.9 आ रहा है इसको कैलकुलेट करके, पर वैसे अच्छा। 14 लेंगे। हाँ यस, तुमने 80.9 लिया या 81 लिया है? मैम 80.9 ही लिया। ठीक है, यस, तो इसका 13.9 कौन, गुनगुन तुमने बोला क्या या इशिता? मैम मैंने। निहारिका, निहारिका ने बोला, तो आप हम इसका वैल्यू दोनों ने। कितने दोगे? अच्छा दोनों ने लिया है, ठीक है। तो राउंड ऑफ इसका अगर नियरेस्ट इंटीजर करोगे तो कितना आएगा वो, फिर 14 आप लोग, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। यस चलो, मैम। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, मुझे ऐसा फील हुआ है अभी तक आप लोगों का टेस्ट परफॉर्मेंस देख के कि आपको इंटीजर बेस्ड सवाल की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आई नो 10 में से 5 आते हैं, और 5 ना अगर कोई बच्चा ऑलमोस्ट सारी केमिस्ट्री पढ़ के गए ना तो वो 5 निकाल लेता है। और मैंने जितना अभी तक अपना एक्सपीरियंस देखा है ना, तो बच्चे जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि आपके जो 10 में से 5 क्वेश्चन आते हैं वो उसमें आते हैं ना, पूरे केमिस्ट्री में से आते हैं। तो जनरली बच्चा फिजिकल का क्वेश्चन अवॉइड करता है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो है वो पकड़ता है, ठीक है। तो बट मैं आपको यही कहूंगी कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा देते हैं वो इंटीजर में, ठीक है। तो अगर आपका मान लो फिजिकल वाला पार्ट अच्छा है ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि इनऑर्गेनिक भी तुम्हें आती है और फिजिकल में कमांड है अच्छी खासी न्यूमेरिकल पे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक में ना वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देता है, जिसकी वजह से आंसर एकदम चेंज हो जाता है। अभी भी ऐसे ही किया था इन्होंने अभी रिसेंट ईयर में, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा मत करना कि फिजिकल ऑर्गेनिक चेक करके चलेगा या फिजिकल इनऑर्गेनिक करके चलेगा, ठीक है। चल ये वाला क्वेश्चन देखो मेरा बेटा, और इसमें से कुछ क्वेश्चन वो भी हैं जो मैंने तुम्हारे लास्ट असाइनमेंट में दिए थे। हाँ ओके, पहले तो देखना पड़ेगा दिया क्या हुआ है। चलो देखो, क्या दिया हुआ है कुछ पता लग रहा है? कृष्णा, कृष्णा है क्या क्लास में? नहीं है। अनिरुद्ध क्या पता लग रहा है बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अनिरुद्ध
मैम हमें के की वैल्यू गिवन है। के की मैम वैल्यू T1 और T2 भी गिवन है। ठीक है, T1 T2 गिवन है। हम K2 ठीक निकाल। K2 निकालना है मैम। ठीक है, K1 भी गिवन है, दैट इज 10⁻⁻5 पर सेकेंड। K2 आपको निकालना है। ओके, और क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है ln k वर्सेस 1/t का। तो यानी कि तुम लोगों को फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या लगाना है? यस मैम। यस सा वाला लगाना है, लोग बोलो K2/K1 K1 इज माइनस इक्वल टू ये माइनस ये माइनस ये अपॉन 1 माइनस T2 माइनस One. है। 1 अपॉन T2 है, T1 है, K1 है, K2 निकालना है, बट ये भी नहीं है हमारे पास। तो ये कहाँ से निकाल लेंगे? हम स्लोप से निकाल लेंगे। ln k वर्सेस 1/t का स्लोप क्या बताया था मैंने तुम्हें? माइनस ये बाय आर बताया था, जो कि दिया हुआ है तुम लोगों को माइनस 4606 केल्विन, यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 4606 आर। ठीक है, अब ये को मैं यहाँ पे रख दूं क्या? ये देखो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, देखो एक बार। ठीक है, Yes, और ये डायरेक्ट किस पे जा रहा है? ये देखो डायरेक्ट किस पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है क्या? यस मैम। हाँ, ये अपना जा रहा है 4.606 पे जा रहा है। तो कितना हो गया? इसको तो सॉल्व कर लोगे आप आराम से। आप T1 पुट करो, T2 पुट करो, K1 पुट करो, देख क्या आ रहा है आंसर, एक बार मुझे बताओ। ऑप्शन ए। यस मैम, ऑप्शन ए। आ गया? सबका आ गया? एक बार चेक करो बाकी बच्चे भी। हाँ, यस मैम, हम ऑप्शन यही आ रहा है। ऑप्शन ए डन। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर वैसे भी यूज नहीं करना है तुम लोगों को, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे ये 500 400 पीछे 00 वाला टेम्परेचर दे देते हैं ना, वहां पे कैलकुलेशन करना वैसे भी आसान हो जाता है। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा, जिसका नहीं हुआ था, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब देखो, तो इसमें ना इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है तुम लोगों को, है ना। log 5 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की, अब तुम्हें यही लेनी है। ठीक है, log 3 को मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? 0.5 ले लिया करो, है ना। बट यहाँ पे इन्होंने 0.48 बोला है, तो आप 0.5 लोगे तो आंसर बिल्कुल ही गलत आने वाला है, फिर तुम्हारा नियरेस्ट इंटीजर पे नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है इन्होंने? देखो, इन्होंने बोला हुआ है ए से बी कोई रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट। देखो मेरी अप्रोच देखा करो कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 200 इतना दिया हुआ है, यानी कि व्हेन टेम्परेचर इज 200, तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.03 पर मिनट। जब टेम्परेचर T2 हो गया तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है, बढ़ना चाहिए, तो कितना बढ़ गया? 0.05। ठीक है, यू हैव टू टेल मी द एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे क्रिश? क्रिश, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक बार बताओ। मैम log K2/K1 equals to minus A upon 2.3303 R 1/T2 minus 1/T1. वेरी गुड, 1/T2 माइनस 1/T1, मतलब हाँ, यस, ओके। मैं फिर बोल रही हूँ, ये माइनस प्लस का अंदर ध्यान रखना, मेरी आदत है बाहर माइनस लगाने की, तो अंदर फिर 1/T2 माइनस 1/T1 होगा। ओके, तो सब कुछ दिया हुआ है अपने को। K2 दिया हुआ है, यस मैम दिया ही हुआ है। कितना दिया हुआ है? मैं डायरेक्ट लिख दूं 5/3। ठीक है, माइनस ये निकालना आपको 2.303 इंटू 8.3। 1/T2 क्या है मेरा बेटा?
300 और ये कितना है 200। क्या यहाँ से तुम निकाल सकते हो क्या? यस मैम। ठीक है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, तुम्हारी हो सकता है हेल्प आ जाएगी जब तुम्हारे वो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे तुम्हारी काम आ सकते हैं। 2.303 इंटू 8.314 ना, जब तुम कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 19.1 के आसपास आएगा। तो अगर ऑप्शन में गैप है तो तुम यू कैन टेक 19। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखना, तुम्हारे काम आएगी। और उसके अलावा 8.314 को तुम 23/3 भी 25/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, बट नियरेस्ट इंटीजर में क्या होता है ना, तुम्हें वही वैल्यू लिखनी पड़ती है, नहीं तो तुम लोगों का आंसर फिर सही नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आप इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। एंड कुछ नहीं करना, जो उन्होंने वैल्यूज दे रखी है वो पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। रिजुल, साक्षी, साक्षी आपने बेटा लास्ट का लेक्चर देखा है क्या क्लास का? तनिषा, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? तनीषा, साक्षी, अगर आ रही है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। अरे बाबा, हो भी कि नहीं हो यहाँ पे? तुम लोगों को सबसे लगता है ज्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री लगती है? कैसे करोगे इसको? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये तुमने स्कूल में नहीं पढ़े बेटा? ये वाले चैप्टर जो अभी तुम्हारे केमिस्ट्री में हो गया, स्कूल में तो आई गेस आगे ही चल रहा होगा सिलेबस। यस मैम, पढ़ लिया। पढ़ लिया, और कितने कितने बच्चों ने कर लिया है, फिर भी तुम लोग ऐसे बिल्कुल बैठे हो जैसे तो पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। बल्कि तुम्हारा तो रिवीजन हो रहा है, तुम्हारा तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए भाई क्लास में। और ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, मतलब जो जेई में भी पूछा हुआ है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। 5 टाइम, जैसे तुमने टेम्परेचर 27 से 52 किया, रेट जो है बढ़ गया, कितना टाइम्स बढ़ गया? 5 टाइम्स बढ़ गया इनिशियल के, यानी कि K2 क्या है? 5 टाइम्स ऑफ K1 है। तो क्या हो जाएगा? log 5 हो जाएगा माइनस EA बाय 2.303 R। अब देखो R की वैल्यू इसने यही बोली है। ठीक है, 1/T2 माइनस 1/T1। लेकिन ध्यान रखना, टेम्परेचर जो है मेरा बेटा उसको केल्विन में चेंज जरूर करना। और ये नीट का भी क्वेश्चन है, नीट 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, टेम्परेचर को आपको केल्विन में जरूर चेंज करना है मेरा बेटा। ठीक है, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है? 52 आ रहा है क्या? यस मैम। भाई तुम लोग इतने जल्दी कैसे निकाल लिया? 52 आएगा, करके जरूर देखना। अगर 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 52.2 आ रहा है, 52.1 आ रहा है, 52.3 आ रहा है, तब भी आप नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे 52 ही रखेंगे। इसलिए कहती हूँ, जितने भी मैं ये नियरेस्ट इंटीजर वाले सवाल कराती हूँ ना, जो मैं बोलती हूँ बेटा वैल्यू पुट करो आ जाएगा, वैल्यू पुट करो आ जाएगा, वो आ कब जाएगा? जब तुम सोल्व करोगे तब आएगा। मैं तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, मैं तो आपको अप्रोच बता रही हूँ। अगर आप लोग ऐसा सिर्फ सुनते हैं हाँ 52 आ जाएगा, अगर आप निकाल के नहीं देख रहे हैं तो फिर वो नहीं आया है, मतलब वो नहीं आया है। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं बोलती हूँ या तुम लोग बोलते हो मैम 14 आ गया, 52 आ गया, तो मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम लोग अपने हाथ से निकाल के उसको चेक कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो वो नहीं आया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पे। अब देखो भाई, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है क्या? कुछ है नहीं खास।
ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, डबल उससे, ठीक है, डबल है इससे। अब होती क्या है ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, लिखो क्या है ये, लिखो एक बार। इट इज एप्लीकेबल फॉर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, किस पे एप्लीकेबल है ये, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन पे। ठीक है, जैसे मान लो लेट से मैं तुम्हें ये ले लेती हूँ, A2 प्लस B2 क्या बना रहा है तुम्हें, 2AB दे रहा है। अब एक बात बताओ, A को मैंने कैसे दिखाया, इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, B को मैंने किस तरीके से दिखाया, इस तरीके से दिखाया। आपको क्या पता है कि मॉलिक्यूल पास आएंगे, आपस में कोलिजन होगा, यही मानते हो कि A B को अप्रोच करेगा और ये A B को अप्रोच करेगा, है ना, मानते हो ना। अब क्योंकि मेरा बेटा, मैंने बोला है एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान से सुन लेना, अब मैंने बोला है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्शन जो होती है एक ही स्टेप में हो जाती है, मतलब बॉन्ड बनते और बॉन्ड ब्रेक एक ही स्टेप में होते हैं, ठीक है। और वो जो आपकी रिएक्शन है वो कौन से पाथवे से होके जाती है, ट्रांजिशन स्टेट से होके जाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली क्या स्टेट होती है, जिसमें आप दिखाते हो कि बॉन्ड किस तरीके से, नए बॉन्ड बन रहे होंगे, पुराने बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे। जैसे मुझे दिख रहा है ए और बी में नया बॉन्ड बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, देख पा रहे हो। ऐसे ही ए और बी बन रहा है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। ये ब्रेक हो रहे हैं तो इसको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मिंग, ये भी क्या है, बॉन्ड फॉर्मिंग, और ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बीबी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई और इसी को ही हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर तुमने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो तुमने सुना होगा कि जो 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग होती है वो स्ट्रेन की वजह से स्टेबल नहीं होती है। सुना है ये वाली चीज, सुनी है कि नहीं सुनी, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने आपको आप इसको अभी के लिए अगर नहीं मालूम है, वैसे पता होना चाहिए, अगर मान लो नहीं भी मालूम है तो तुम्हें मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था। मैंने कहा था जो ये पहाड़ की चोटी है, यही पहाड़ की चोटी तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट थी, और तुम अगर देख पा रहे हो तो इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, एग्जिस्टेंस बहुत कम है। तो जैसे ही ये बनती है ये फर्दर किस में चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। देख पा रहे हो, किसी भी रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरती है तो उसमें वो क्या करती है, कुछ ही टाइम के लिए एग्जिस्ट होती है, बहुत कम टाइम होता है उसका, लाइफ टाइम होता है, और फिर वो क्या बोलते हैं उसको, थर्डल्ले से प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। यही आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है। अभी तुम्हें पता नहीं स्कूल में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन किसी का स्टार्ट हुआ है, किसी के स्कूल में ये वाला ऑर्गेनिक वाला चैप्टर नहीं हुआ होगा, तो वहां पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी SN1 एंड SN2। तो आप देखोगे SN2 रिएक्शन होती है जो ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरती है, SN1 वो होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है और इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है मेरा बेटा। ये तुम ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। क्या लिखोगे, एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या लिखोगे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो क्या करता है, इट प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट है क्या, रीअरेंजमेंट है किसकी, बॉन्ड्स की, ठीक है। स्टेबल नहीं होते हैं ये, और क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ट्रांजिशन स्टेट वाली, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल। मैं एक बार बता भी देती हूँ, तुम लोगों को याद हो तो, ऐसा कुछ बनवाया था मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर तुम लोगों को याद हो। मैंने कहा था ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की है, और जो पहाड़ की ऊंची चोटी है दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट, या यू कैन ऑल्सो से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो भैया उसको यहाँ पे पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाना पड़ेगा, तभी वो नीचे आएगा। जब तक उसके पास एनर्जी नहीं होगी वो नहीं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। यस। अब हम बना रहे हैं सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अब मैंने नाम दे दिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये हमें दोनों के लिए बनाने, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी बनाएंगे हम
और रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए भी बनाएंगे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें अलग हो जाएंगी उसमें, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक में थोड़ा सा तुम्हें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तुम लोगों को देखते लग रहा है पढ़ा ही नहीं है कभी। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, ये सबको पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताओ, हाँ मैम ये तो हमने चीजें पढ़ी हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है मेरा बच्चा, हाँ डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से। ठीक है, जब एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट की, इट मींस प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बन रहा है, और जब प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो एनर्जी उस केस में रिलीज होती है। तो यानी कि अब जो मैं यहाँ पे प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगी, तो पहले मेरे को बनाने देना, फिर उसके बाद तुम लोग बनाना। तो जो मैं यहाँ पे प्रोफाइल डायग्राम बना रही हूँ, किसके बीच में मेरा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो मैं क्या दिखा रही हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दिखा रही हूँ, और यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बिकॉज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हें डायग्राम देखने को मिलता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है जी, तो ये तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, देख पा रहे हो। ये पूरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए। ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, इतनी क्या चाहिए और, बताओ बताओ। एक्टिवेशन, ये वाली जो है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुई ये वाली बात सबको? यस मैम। ठीक है, और अपने पास एंथैल्पी क्या थी, याद करो, जो अपने पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस था, ये वाला, ये वाला, ये क्या था, डेल्टा एच था, याद करो। आगे याद? ओके, तो यहाँ पे अपने को मेन क्या बातें ध्यान रखनी है, पहली कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो किसके बराबर है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, इनके सम के बराबर है, यस और नो। और क्या चीजें ध्यान रखोगे, जो डेल्टा एच है वो क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब क्योंकि मेरा बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, तो डेल्टा एच पक्का यहाँ पे क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। दिस इज डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कई बार तो अगर क्वेश्चन इजी आना होता है ना, वो पता है तुमसे कैसे सवाल पूछते हैं, तुम्हें 4 डायग्राम बना के दे देंगे, कुछ कुछ डेटा लिख के दे देंगे, और तुम्हें बताना होगा, बताओ ये कौन सा ग्राफ है। तो ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, ऐसे वाला ग्राफ देखो, और ऑप्शन बाकी सारे एलिमिनेट कर दो। ठीक है जी, चलें आगे। यस मैम। चलो, उसके बाद मैं सेम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहती हूँ फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, जिसमें एनर्जी आपको देनी पड़ती है, मतलब उस केस में आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होता, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस केस में ओवरऑल एनर्जी रिलीज नहीं होती, जबकि एब्जॉर्ब होती है। तो डेल्टा एच इन केस ऑफ एंडोथर्मिक क्या होती है मेरा बेटा, पॉजिटिव होती है, और इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। तो देखो किस इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, चलो तो क्या करें हम, यहाँ पे मान लेते हैं ये तुम्हारा है, कलर चेंज कर लेती हूँ। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है ना, ये वाली ले लेती हूँ, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ये ले लो। ठीक है, देखो, और ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। सारे बच्चे देखिए, यस और नो? ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, और क्या क्या चीजें पता चल रही है इसमें, ये तुम्हारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है ही, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, इतनी। देखो इधर, एंड व्हाट अबाउट एंथैल्पी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एंथैल्पी, और ये कितनी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इस केस में ईपी माइनस ई आर ई होगा, बट नाउ द प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। देखो एक बार, इतना क्लियर है क्या?
यस मैम। किसी को भी डाउट है प्लीज पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी बेटा। ठीक है, ये है दिस इज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो, परी 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 न्यू स्टूडेंट हो क्या? नो मैम। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? गुनगुन। अच्छा, हाँ गुनगुन बोलो। मैम वो हम फर्स्ट वाला ग्राफिक बता दो। फर्स्ट वाला क्या कर दूं बेटा, रिपीट कर दूं? यस मैम। आ जाओ इधर आओ। देखो फर्स्ट वाला अपना है ग्राफ एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, तुम्हारी जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो कम होती है, तभी मैंने इसको यहाँ पे दिखाया। रिएक्टेंट की एनर्जी को मैंने ऊपर दिखाया, ठीक है। ओके, तो इनके एनर्जी का अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का मैं डिफरेंस देखूं, वो क्या होगा, डेल्टा एच, और वो नेगेटिव आएगा क्योंकि मेरा बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट वाली एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, नेगेटिव में ज्यादा आएगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया, ये किसके लिए बताया बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मतलब जहां पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। बट अगर मान लो मैं तुम्हें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊं इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो यानी कि उसमें क्या होगा, जो आपका रिएक्टेंट ए है वो बी में भी जाएगा और बी से ए में भी आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लेते हैं जो रिएक्टेंट ए से बी में जा रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी है EAF, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और बी से ए में जा रहा है तो उसके लिए मैं मान लेती हूँ रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, EAB हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा देखो इसी में ही चेंज कर रही हूँ। अगर मेरे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये मेरे पास EA फॉरवर्ड हो जाएगी, बस मेरे को इतना बता दो तुम लोग, ठीक है। यानी कि ए से जब, यानी कि आर से जब पी में जा रहा है तो ये मेरी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगी। अगर मान लो वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है तो उसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी मेरा बेटा, इतनी चाहिए होगी, हाँ या ना? तभी देखो मैंने अलग कलर से दिखा। यस मैम। यस मैम। तो अब तुम मुझे ये बताओ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ये नहीं हो जाएगा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, क्योंकि आपको पता है मैम एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए, और वो नेगेटिव कब आएगा, जब बैकवर्ड वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती डेल्टा एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, क्योंकि ये एनर्जी तो ज्यादा ही है, तो यानी कि तुम्हारा ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कितना आने वाला है, कम्स आउट टू बी नेगेटिव आने वाला है। यस और नो? यस मैम। सेम अगर मैं मान लो एंडोथर्मिक के केस में करूं, मान लो ए से बी में जा रहा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EAF है, मान लो वो वापिस आ रहा है तो मान लेते ये उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। यानी कि एंडोथर्मिक के केस में क्या है, फॉरवर्ड वाली ज्यादा है, दिख रहे हो, देख रहे हो आप, बैकवर्ड वाले से। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का सेम ही रहेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, क्योंकि अब फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। यानी कि इससे आपको क्या पता चला कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, जो डेल्टा एच का फॉर्मूला है दैट इज योर चेंज इन एंथैल्पी, वो सेम रहेगा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैक। क्लियर है? लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? जल्दी से बताओ। यस मैम। अच्छा, इसके अलावा Yes, और ma'am. क्या पता चला, एक बात देखो, जितना अगर मान लो मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाऊं तुम्हें, यहीं पे करके दिखाती हूँ। देखो मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं, या एक काम करती हूँ अलग अलग बना देती हूँ। एक ये रिएक्शन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, ठीक है, और एक ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। या एक काम करो आप इसमें ही बना लो ताकि कंफ्यूज ना हो। मान लो एक ये मैंने ये बना दिया, लेट्स से ये वाला, ठीक है। मान लेते हैं किसी T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, लेट्स से। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, किस केस में रेट जो होगा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, T1 वाले में, T2 वाले में? हम T2 T2 वाले। क्यों होगा, इधर आओ, एक बात बताओ,
रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब उसको इतनी एनर्जी तो भैया उसके पास होनी चाहिए टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा बैरियर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्ट में जाने के लिए, मतलब उतना ही रिएक्शन का रेट या स्पीड बोल दो या रेट कांस्टेंट बोल दो वो कम होगा। यस, और जितना छोटा बैरियर होगा उतनी ही आसानी से वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। इट मींस रेट उस केस में या रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी मेरा रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना रिएक्शन का रेट स्पीड कम होगा, और जितना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा उतना ही मेरा रेट फास्ट होगा। क्या ये लाइन मैं बोल सकती हूँ मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ Yes, ma'am. छोटी, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आयुष, इशिता, अनिरुद्ध, दिव्यांश। अनिरुद्ध तुम्हारा आज भी खराब है क्या माइक? लवन्या, क्रिश है क्या क्लास में? Yes, ma'am. ओन, रिजुल, ओके ठीक है। ये देखो, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मैम? लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बड़े काम के हैं। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखो। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा ही होगी, हमेशा। क्या बोल दिया मैंने? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑलवेज। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एंडोथर्मिक देखना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये है डेल्टा एच, ये है। एंडोथर्मिक में तुम क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर लेते जा रहे हो, देख पा रहे हो? ये देख रहे हो? इधर देखो, ये देखो, ये कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो ना। अगर मान लो एलिमेंट्री, सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करो तो एंडोथर्मिक के केस में हमेशा जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वो ज्यादा होगी डेल्टा एच। ठीक है, ये मैंने क्या लगाया है? मॉडुलस क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, वैसे भी एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी आता है। समझे हो ये बात कि एंडोथर्मिक के लिए हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी डेल्टा एच से? दिमाग में बिठा लेना अपनी बात। अगर मैं मेरा बेटा एक्सोथर्मिक के लिए बात करूं तो कहानी क्या होगी? तो कहानी कुछ अलग होगी। तो इस केस में आपका एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है डेल्टा एच के। बता दी ना एक नई बात। मतलब एक्सोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है डेल्टा एच से, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। बेशक तुम देख लो, अगर मान लो ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बना रहे हो, देखो इधर, ये तुम्हारी डेल्टा एच है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और बना देती हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, देखो कैसे बोल रही हूँ मैं, ज्यादा कम हो सकती है। देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, अब ये क्या एंथैल्पी है मेरा बेटा, और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई ना। Yes, ma'am. एक Yes, और ma'am. बनाओ, एक और बनाओ। अब देखो ये डेल्टा एच है और ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है? ऑलमोस्ट बराबर है ना। देखो Yes, ma'am. Yes, अपनी ma'am. नोटबुक में ना, अपनी उसमें हैंडराइटिंग में लिख लेना, मेरा तो फिर बाद में ना समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या दिखा देंगे हम? ये देखो डेल्टा एच, और ये तुम्हारा, इसको थोड़ा सा बैरियर को नीचे दिखा देना। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम लग रही है, बट मैंने इसको कैसे दिखाया है कि एक्टिवेशन एनर्जी लेस देन डेल्टा एच से है। तो मतलब एक्सोथर्मिक में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के, बट एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा होगी। ठीक है, बात, ये 2 पॉइंट लिख लेना पेपर में, ये थोड़ी ना बना बना के देखोगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लेना बहुत ध्यान से।
ठीक है जी। यस मैम। ऐसे ही तुम एक और पॉइंट लिखो नोट करके, लिखो, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, लिखो पोटेंशियल, या मैं लिख ही देती हूँ, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट is always less than the threshold energy but may be greater, lesser or equal to energy of reactant। ये आप नोट करके लिख लेना, काम आएगा। जो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से, बट जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की है वो बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो ये पॉइंट लिख लेना। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोगों को पता है बेटा क्या होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, वहां पे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रही हूँ मैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक के लिए बना रही हूँ। अभी तुम मत बनाना, समझ लो। तो आप देखो मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, ये बना दिया मैंने, देख पा रहे हो सारे बच्चे। तो बेसिकली ये किस तरह का ग्राफ दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। जो तुम्हें ये दिख रहे हैं, ये हम्प दिख रहे हैं, ये हम्प क्या दिखा रहे हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहे हैं। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ये 3 और ये 4। और जो ये वैली दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं, ये क्या है तुम्हारे पास, इंटरमीडिएट्स हैं, I1, I2, I3। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये वैली जो जिसको मैं बोल रही हूँ, ये क्या दिखा रहे हैं बेटा, इंटरमीडिएट दिखा रहे हैं। अब इसमें से सवाल कैसे आ सकता है, तुम्हें भी ऐसे कोई अंटशंट रिएक्शन दे देंगे, उसका ग्राफ बना के दे देंगे, तुमसे पूछेंगे बताओ भाई इसमें से सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, समझ रहे हो, आपसे पूछेगा बताओ सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें बैरियर ज्यादा होगा, उसमें ही रिएक्शन स्लो, वही वाला स्टेप स्लो हो रहा होगा। तो आप देख रहे हो इस वाले केस में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, देख पा रहे हो, इस केस में ज्यादा बैरियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसको यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कैन यू ऑब्जर्व दैट। तो जितना ज्यादा, मैं बस ये बोल, जितना ज्यादा पहाड़ की ऊंची चोटी होगी ना, उतना ज्यादा रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बेटा, एक चीज आप लिख सकते हो कि जो इंटरमीडिएट होता है ना, यहाँ पे लिखो, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो किसके बराबर होती है, ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1। एक बार आप करके देखो, ये आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू चेक करो कितनी है, 1 2 3, 3 में 1 जोड़ दो, कितने आए, 4। तो मतलब इस वाली रिएक्शन के लिए, जिस भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने ग्राफ बनाया, वहां पे कितनी ट्रांजिशन स्टेट रही होंगी, 4। और ये तुम्हारा जेई 2024 में क्वेश्चन आया था, आज से पहले नहीं आया, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ताकि अगर दोबारा रिपीट हुए तो तुम कर लो। बहुत ईजी है, पता क्या करना है, सिर्फ ये देख लो, तुम्हें जो भी ग्राफ बना के देंगे, तुम्हें ये वैल्यू चेक करनी है कितनी है, कितनी है, 3 है ना, मतलब इंटरमीडिएट 3 है, एक ऐड कर दो, उतनी ही क्या हो जाएंगी, ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये पता लगाने का तरीका होता है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले ग्राफ में कितनी ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये फॉर्मूला बड़े ही काम का, पहले एडवांस में आता था ये क्वेश्चन, अब जेई में, मेंस में भी डालने लग गए हैं क्वेश्चन। ठीक है जी। यस मैम। चलो ये क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करो सारे।
आपसे क्या पूछा है? इजी है, करके देखो, हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। हो गया क्या? हैंड रेज करो जिस जिसका हो गया। According to the following figure, magnitude of the enthalpy change of the reaction A plus B gives M plus N in kilojoule per mole is equal to. वेरी गुड। क्या आ रहा है सबका आंसर? 45। 25। इजी है ना? देखो क्या करना है, Yes, उसने ma'am. बोला है एंथैल्पी चेंज, और हमें पता है ये अगर प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है तो दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? डेल्टा एच ही होता है, यानी कि वो वाई ही क्या है? डेल्टा एच। और कितना दिया हुआ है? 45। ऐसे करके निकाल दो, या तुम ऐसे करके निकाल सकते हो। डेल्टा एच क्या होता है? ईपी माइनस ई आर, है ना? और प्रोडक्ट का क्या है? कितना दिया हुआ है? एम प्लस एन। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा तुम लोगों का? बताओ मेरे को। डेल्टा एच को हम कैसे लिख सकते हैं? बोलो बोलो। रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, ये लिखूंगी, यानी कि कितनी होगी? वाई प्लस जेड। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. और Yes, प्रोडक्ट की ma'am. एनर्जी क्या है? जेड। तो यानी कि क्या हो जाएगा? जेड माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई आ जाएगा, बट आपको मैग्नीट्यूड बताना था तो आंसर विल बी 45। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लेना ना, इतना कैजुअल में पढ़ोगे। लेकिन आपको ग्राफ पढ़ने आना चाहिए, वो पूछ क्या रहा है। हो जाएगा? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. बढ़िया। यस मैम। अब बात आती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या करता है? याद करो, पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रेट रिएक्टेंट पे इंक्रीज। डिपेंड करता है। तो यस, रेट को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे लिखो केमिकल सब्सटेंस। क्या है बेटा कैटलिस्ट? केमिकल सब्सटेंस which increase the rate of reaction without consuming in reaction। भैया रिएक्शन में नहीं कंज्यूम करता, कंज्यूम नहीं होता, अपना काम करता है और रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस जो which decrease the rate of reaction मेरा बेटा, without consuming in reaction, उनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोलते। नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे कुछ बात ही नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, जो नहीं बढ़ाते हैं उनको हम इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए? थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट कैसे पड़ेगा? देखो, अभी मैंने शायद बताया भी था। लेट्स से कि ये तुम्हारी कोई रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन का ग्राफ आया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये आया है विदाउट कैटलिस्ट। तो इसको मान लेते हैं हम E1 है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। मैं बता रही हूँ E1 क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है मेरा बेटा। और अगर मान लो मैं रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देती हूँ तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? थोड़ी, देख रहे हो, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को, बैरियर को कम कर देगा। इसको मैं बोल रही हूँ E2। E2 क्या है? विद कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देख पा रहे हो मेरा बेटा? ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को लिखना हो, आरएनएस इक्वेशन क्या हुआ करती थी बेटा? K इज इक्वल टू EA रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। हाँ या ना? तो अगर मान लो K1 तुम्हारा वो रेट कांस्टेंट है जब भैया कैटलिस्ट नहीं डाला था, सिंपल रिएक्शन हो रही थी, तो K1 क्या हो जाएगा? A E रेज टू द पावर माइनस EA1 बाय RT।
एज्यूम करके चलते हैं कि टेम्परेचर के साथ आपका आरएनएस फैक्टर और आरएनएस फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर मैं K2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, K2 क्या है, वो रेट कांस्टेंट है जिसपे क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट कितना आया है, ये E2 आया है, देख पा रहे हो मेरा बेटा। तो इसको मैं लिख देती हूँ माइनस EA2/RT। तो K1/K2 क्या हो जाएगा, K1/K2 मेरे को बताओ, या K2/K1 ले लो, जो मन हो वो ले लो, मैं K2/K1 ले रही हूँ। क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस EA2 प्लस EA1/RT, यानी कि K2/K1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, e रेज टू द पावर EA1 माइनस EA2/RT। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, मान लो सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई है, बस K1 क्या है तुम्हारा, बेसिकली वो वाला रेट कांस्टेंट है जिसपे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तुम्हारी विदाउट कैटलिस्ट है, और K2 क्या है, वो वाला टेम्परेचर है जिसपे क्या है तुम्हारा K2 वो वाला रेट कांस्टेंट है। EA2 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे तुमने कैटलिस्ट डाला है। तो आप ln की टर्म्स में भी लिख सकते हो इसको, ln K2/K1 ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, EA1 माइनस EA2/RT। अब जो भी कैटलिस्ट वाले सवाल आ जाएंगे तुम्हें इस फॉर्मूले से निकाल के आने हैं, बस खत्म। ठीक है मेरा बेटा। तो यानी कि क्या हुआ, ध्यान से सोचो, किया क्या मैंने, मैम आपने क्या किया, जैसे ही कैटलिस्ट को डाला ना तो आपने क्या किया, कैटलिस्ट ने क्या किया, मैंने तो क्या किया, कैटलिस्ट ने क्या किया, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो मेरा बेटा कि कैटलिस्ट डालने से तुम्हारा एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले बिना कैटलिस्ट डालने पे डेल्टा एच था, दैट इज डिफरेंस, क्या था, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अभी भी वही सेम डिफरेंस है, कैटलिस्ट के डालने पे डेल्टा एच चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, यस मैम। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं, क्यों रखने हैं, क्योंकि तुम्हारे जेई में ये आ जाता है डायरेक्ट, बताओ भाई इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो सिंपली क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। और अगर तुम स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट लेते हो तो वो रिएक्शन को क्या कर देता है, कैटलाइज कर देता है। और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ कौन सी वाली रिएक्शन को कैटलाइज करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। क्लियर है, ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। अरे भाई वो खुद ही नहीं होना चाहती तो कैटलिस्ट डाल के क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा, जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता है। मतलब मान लो लेट्स से कि तुम्हारा कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है मान लो 10⁴ है, ठीक है। तो अगर तुम उसमें कैटलिस्ट डाल देते हो तो इसका मतलब नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर रहा है। आप समझ रहे कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट सिंपल कुछ नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए उसमें हेल्प कर रहा है। देख रहे हो, इट सिंपली लोअर्स द टाइम नीडेड टू अटेन इक्विलिब्रियम। दिस मीन्स, अगर वो ये बोल रहा है उसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब तुमने कैटलिस्ट नहीं डाला है तो लेट्स से कि 75% रिएक्शन ही कंप्लीट होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर में यही बताता है कौन कितने हद तक रिएक्शन होगी। तो भैया वो रिएक्शन 75% तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठीक है, 20 मिनट्स में। लेकिन जब अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल देते हो तो भी रिएक्शन कितनी होने वाली है, 75% ही होगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, बट टाइम जो है फिर वो लेस देन 20 मिनट्स लगेगा। मतलब इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा कौन, हमारा कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ना ही डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज करता है और ना ही वो डेल्टा जी की वैल्यू को चेंज करता है।
ठीक है, सिर्फ वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो मतलब पहाड़ की जो चोटी है वो थोड़ी कम होगी। ठीक है जी, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और क्या करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट और क्या करता है, अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो जितने जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वही सेम क्या होने वाला है, मतलब जो स्पीड है, यानी कि कहने का मतलब है जिस स्पीड से आपका ए से बी बन रहा है उसी सेम स्पीड से बी से ए भी बनेगा, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी को फिर दोनों साइड से वो सेम एक्सटेंट से ही चेंज करेगा। अगर मान लो ए से बी जा रहा है, कैटलिस्ट डालने पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा कम करेगा वो। ठीक है, तो सेम उसी सेम एक्सटेंट से जब वापस रिएक्शन बी से ए आएगी तो वही सेम एक्सटेंट से वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड वाले को भी क्या करेगा, चेंज करेगा सेम एक्सटेंट से। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कर दो फिर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ आज जल्दी। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि कोई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जो कि 500 केल्विन पे हो रही है। ठीक है, अगर तुम सेम रिएक्शन करा रहे हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सेम रेट में, सेम रेट का मतलब क्या है, उसने रेट कांस्टेंट बराबर दे दिया, ये बात समझ लेना। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, बस 400 चाहिए। तुम्हें क्या निकालना है, calculate the activation energy of the reaction if catalyst lowers the activation energy by 20 किलोजूल। क्या मतलब हुआ इसका मेरा बेटा, बताओ। यस, मैम EA1 माइनस EA2 20 होगा। यस, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है जब, क्या बोल रहा है वो, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल, मतलब जब तुम कैटलिस्ट डालोगे तो इतने से जो है कम हो गया, कितने से, 20 किलो जूल पर मोल से एनर्जी इतनी हो गई है। ठीक है जी, तो लगाते हैं फिर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ln K2 बाय K1, ये कब है, जब कैटलिस्ट डाला है, और ये कब है, जब नहीं डाला है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होगा बताओ मेरे को, क्या फॉर्मूला था अपने पास, EA1 माइनस EA2 यस, ठीक है, यही फॉर्मूला था, कहाँ गया, ये देखो। आपको कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू रखना है, टी की वैल्यू रखनी है, EA1 माइनस EA2 आपको दिया ही हुआ है, K2 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। निकाल के देखना कितना क्या आ रहा है मेरा बेटा आंसर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका EA2 है वो EA1 माइनस 20 है। बिकॉज ध्यान रखना EA2 क्या है, वो वाली एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और EA1 क्या है, सिंपल। ठीक है, जब कैटलिस्ट आपने नहीं डाला है। कितना आ रहा है देखो, इसका आंसर नहीं है मेरा बेटा मेरे पास। हो जाएगा वैसे, बताओ एक बार। यस मैम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है। वो कह रहा है एक कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम 75 टू 50। पहले कितना था, 75 था, फिर कितना हो गया, 15 हो गया किलो कैलोरी में। वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। बाकी चीजें वो सेम बोला, लाइक आरएनएस फैक्टर जो है सेम है, वही हो जाएगा सेम। बताओ, ln K2 बाय K1 EA1 माइनस EA2 बाय RT, बोलो हाँ या ना।
EA2 वाला कब है? जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैं कर रही हूँ। और EA1 क्या है? जब विदाउट कैटलिस्ट है। तो ln K2/K1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? EA1 कितना है? 75 माइनस 15/RT। RT क्या लोगे? अब R क्या लोगे? R क्या लोगे? वेरी गुड, 2 लोगे। ध्यान रखना R जब आप 2 लोगे तो वो कैलोरी पर केल्विन पर मोल है, जबकि जो एक्टिवेशन एनर्जी किलो कैलोरी में है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप यहाँ पे R क्या ले लोगे? 2 ले लोगे। टेम्परेचर आपको दिया ही हुआ है कितना? 300। हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, निकल के आ जाएगा क्या? सॉल्व Yes. करें तो बहुत आराम से आ जाएगा। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे तो ln K2/K1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लोग में चेंज कर लेना। कितना आ रहा है? एक काम करते हैं, सोल्व कर ही लेते हैं। कितना आ रहा है ये? 60 100 आ रहा है ना ln K2/K1। देखो आ रहा है क्या? ये तो 60 ही बन जाएगा ना, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। भाई पढ़ लो, ध्यान का है तुम लोगों का। 75 में से 15 के 60 होते हैं ना। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे करना पड़ेगा इसको भी। मैम आ रहा है। तो बोलो ना। 300 आ रहा है। ऊपर 1000। ठीक है, ओके। तो कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो आप इसको लोग की टर्म्स में ले लो। ये कितना आ जाएगा? 100/2.303। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है? K2/K1। K2 देखना है कितना होगा। निकल जाएगा क्या? बोलो 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 बोलो, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हालांकि इन्होंने ना कुछ वो नहीं दिया, ये मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया है। अगर ये तुम्हारे पेपर में है, वैसे जेई में ही आया हुआ था, उन्होंने कुछ एक्स की टर्म्स में पूछ रखा था, तो जैसे पूछ रखा था तुम उसको उसी हिसाब से मोल्ड कर देना कि किस हिसाब से पूछा होगा। ठीक है, किस हिसाब से पूछा होगा। ठीक है, कर लोगे? चलूं आगे? Yes. यस मैम। बस अभी टाइम है ना अपने पास? चलो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से पढ़ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मतलब दोनों को 100 किलो जूल से कम करा। मैंने कहा था ना कैटलिस्ट दोनों को सेम एक्सटेंट से कम करेगा। तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, एंथैल्पी चेंज क्या होगा? एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? डेल्टा ये एच का फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता माइनस ये बैकवर्ड। है? चलो, ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड। तो जब कैटलिस्ट नहीं था तो फॉरवर्ड क्या है अपने पास? 180। 180. बैकवर्ड क्या है? 200। 200. आ गया ये 20 आ गया। मैं -20. क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं पॉजिटिव में ले रही हूँ। एक बात Yes. बताओ, जब तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो क्या डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो मैम। आंसर क्या आएगा? 20। 20. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। हो जाएगा मेरा बेटा? Yes. यस मैम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जितना तुम लोगों को 11th में आता है अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जो मैंने डीपीपी आप लोगों को दी थी उसमें से मैंने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं, बट स्टिल देयर आर सम क्वेश्चन जो आपको खुद से करने मतलब थे वहां पे करने वाले। तो आपसे मतलब आज कल तो आप टेस्ट दे लो अच्छे से। तो जब आप मंडे को आओगे ना, उससे पहले प्लीज जो भी उस डीपीपी के डाउट्स होंगे पूछ लेना, क्योंकि मैं फिर आज या कल में एक और डीपीपी आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है जी? Yes, ma'am. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर